हेलो ब्रुनो, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी का पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। पूरा कैसे कैसे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। यानी कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास 12th का यूपीएमएसपी का ये एक्चुअल मॉडल पेपर है। जो सही सही बोलते हैं ना, ये रियल वाला मॉडल पेपर यही है भाई। जो अब तक बताया गया सब कुछ बेवकूफ़ बनाया गया। जाके यूपीएमएसपी पे आप कर देना। देखिए, मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करवा के आ गया हूँ। तो सारा मैं प्रिंट आउट निकलवा लिया हूँ, जितना रहता है, जितना क्वेश्चन आते हैं सारे का सारा करवा लिया हूँ। और इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना तय है। समझाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और कैसे करना है ये भी बताऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ध्यान से देखिएगा, जो शिक्षा का उद्देश्य है निबंध के लेखक हैं, यानी कौन है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या संपूर्णानंद, या मोहन राकेश, या रामकृष्ण दास? तो कौन है भैया? शिक्षा का जो उद्देश्य है उसके लेखक कौन है? संपूर्णानंद है। कौन है? संपूर्णानंद है। समझ में आ गया? शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद। चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। लल्लू लाल की रचना है। क्या है लल्लू लाल की रचना? सुख सागर, या प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो क्या है? लल्लू लाल की जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? प्रेम सागर है। इसमें से जरूर आएगा एग्जाम में, बनेगा जरूर। क्या है? प्रेम सागर है। तो लल्लू लाल की जो रचना है वो क्या है? प्रेम सागर है। ठीक है। पर्दा कहानी के लेखक किसके? पर्दा कहानी के लेखक, ध्यान दीजिएगा, पर्दा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र, या जयशंकर जी, या अमरकांत, या यशपाल। तो कौन है पर्दा कहानी के लेखक? यशपाल है। कौन है? यशपाल है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है भैया? यशपाल है। ठीक है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। चलो, आवारा मसीहा आवारा मसीहा के रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? विष्णु प्रभाकर, या राम वृक्ष बेनीपुरी, या राहुल सांकृत्यायन, या रांगेय राघव। ये सब जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये ऑप्शन के इनकी रचना के बारे में जरूर पढ़ लेना भाई, सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैं वैसे बता दूं इसका, आवारा मसीहा, क्या आवारा मसीहा की रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। क्या है? विष्णु प्रभाकर। कैसे याद करेंगे? देखो, आवारा मसीहा आपके गांव में जरूर होंगे विष्णु प्रभाकर, समझ लेना, वही उसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक किसके? बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक हैं। कौन है? देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या सरदार पूर्ण सिंह, या वासुदेव शरण अग्रवाल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझ में आ गया? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, कामायनी किस युग की रचना है? तो अभी तो ये तो मैं बता दूंगा कौन से युग के हैं, ऑप्शन में दिखा के। और बता दूं, कामायनी कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद जी। तो चलो, कामायनी किस युग की रचना है ये देख लेते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ पर कामायनी जो है, क्या द्विवेदी युग है, या छायावादी, या भारतेंदु युग, या प्रगतिवाद युग? तो कौन से युग के हैं? छायावादी युग है। छायावादी युग में जो कामायनी युग की रचना हुई थी, है ना? समझ में आया? अगला है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है प्रगतिवादी युग का। किस युग का? प्रगतिवादी युग का। तो बताइएगा आप लोग कौन से? देखो, अग्रदास, या तुलसीदास, नंददास, या रामधारी सिंह दिनकर। बताइएगा कि कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? अग्रदास जी जो हैं वो कौन सी हैं? प्रगतिवादी। क्या? प्रगतिवादी युग के हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। क्या? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1941, या 1943, 1954, या 1947। तो भैया क्या है? तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1943 है। क्या है? 1943 है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, आगे देखते हैं। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब इसमें पूछा है रचना नहीं है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रचना नहीं है द्विवेदी युग की, तो प्रिय प्रवास रचना है द्विवेदी जी का, साकेत भी इन्हीं का रचना है, और भारत भारती भी रचना है। तो कामायनी इनकी रचना नहीं। कामायनी किसका है? अभी ऊपर आपने देखा था जयशंकर प्रसाद जी का, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था। तो कामायनी जो है वो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, ये छायावादी युग का है ना? कामायनी कौन से युग की है? छायावादी। देखो, उसी से मिल रहा है। अगर आप दिमाग से करेंगे ना, बिना दिमाग का करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा भाई। देखो, निम्नलिखित में से किस कौन सी कृत
महाकाव्य नहीं है, महाकाव्य नहीं। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है और पद्मावत भी महाकाव्य है। जो मामा है भैया ना, ये महाकाव्य नहीं। अगर आपको देखने में लग रहा है कि अलग तरह है या कुछ हटके है तो भाई कुछ भी कर देना, अलग जो डिफरेंट दिखे वही कर देना। चलो जी, इतना समझ आ गया। 10 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म होना चाहिए। 10 नंबर, जी हाँ 10 नंबर, एकदम सही सुन रहे हैं आप लोग। अगला है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य, पहले इसको देखते ही क्या पढ़ना स्टार्ट कर देंगे? जी नहीं, हमें सबसे पहले इसके क्या देखने हैं? क्वेश्चन देखने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ पहले नेक्स्ट पेज में। ये 1 मिनट में दिखा देता हूँ क्वेश्चन, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, अब पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि ये जो गद्यांश है इस किस पार्ट से लिया गया है। मेन बन जाता है ना भैया कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है। तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा करोगे क्या है? चलो करते हैं। अगर देखो, एक चीज नोट कर लो भाई, ये बहुत लॉजिक है, ये ट्रिक है, एक प्रकार समझ लो। सबसे पहले आपको देखना है, अगर यहाँ राष्ट्र कहीं दिख रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम दूसरे में आ जाते हैं। अगर इसमें राष्ट्र दिख रहा है कहीं पे लिखा हुआ तो वही मान लेंगे कि यही है। क्या है देखो, अब हम इसमें पढ़ेंगे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधि है, क्योंकि मुझे गद्यांश देखना है कि कौन से पार्ट से लिया गया है ये, है ना। भरी जिसके कारण वसुंधरा कहलाती है। अब देखो, राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र से ही एक प्रकार, देखो पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियां पृथ्वी की देह को सजाया गया। और ये देखो, जो पृथ्वी है ये भी कहाँ से है? ये राष्ट्र से लिया गया है धरती माता की कोख में। तो ये किस पार्ट से है? बताइएगा बताइएगा बताइएगा। राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ये गद्यांश में लिखना है। अगर इसका चाहिए कॉपी में लिखा हुआ तो मैं मुझे बता देना, मैं लेकर आ जाऊंगा, फटाक से लाऊंगा, दम न दे, है ना। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती, देखो अब इसमें खोजेंगे वसुंधरा कहाँ है। धरती, देखो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। देख लो, 1 मिनट, क्लियर दिख रहा है ना भाई? देखो, हाँ, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है जिसके कारण वह क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। यही चीज लिखना है, यही सेम लिख दोगे फिर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। छोड़ के नहीं आना, लिख के आना भाई। 2 नंबर यहाँ से कंफर्म कर लिया आप, है ना। अगला देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, यानी जिसके नीचे रेखा खींची हुई है उसकी व्याख्या करना है। जैसे इस यहाँ से लेकर यहाँ तक व्याख्या करना है। कैसे होगा करके बताता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उतार सकते हैं, लेकिन उतार मतलब लिख सकते हैं। और लेकिन एक चीज है, आप सिखाना चाहूंगा मैं लोग, ठीक है, कि आप थोड़ा आगे पीछे करके लिख देना है। जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधि है, जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं जिसके कारण वसुंधरा कहलाती है। यहाँ तक सेम लिखोगे। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? अब देखो, अब उससे मतलब और उससे लेते ना, और उससे परिचित ना होना चाहेगा। कौन परिचित ना होना चाहेगा? सेम ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी नहीं चेंज करने की जरूरत। अगर नहीं कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, 2 नंबर फिक्स है आपका, गारंटी है। 2 नंबर यहाँ से आपका फिक्स है, कंफर्म एकदम। ठीक है, आगे देखो, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? पृथ्वी की देह को देखो सजाया। अब इसमें खोजेंगे सजाया कहाँ पर है ना। चलो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सजाया कहीं मिल जाए तो वहीं रुक जाएंगे। यहाँ पर सजाया है। अब देखो किसने सजाया? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक। अब देखो सजाया है, अब देखेंगे ये स्टार्ट कहाँ से है। स्टार्ट कैसे पता करेगा? है के बाद या गा के बाद, मतलब जैसे पूर्णविराम या डॉट का निशान होता है या एक पाई की निशान होती, कुछ भी अगर ऐसा वैसा दिख रहा है या कामा का निशान है, वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्रिक ही है। देखो, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर क्या है, अगणित की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो आप, लेकिन थोड़ा आगे पीछे करके लिख देना, नहीं तो आप सेम भी लिख सकते हो। लिखने से होता है, लिखने से आता है। ठीक है, आगे देखो, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? देखो, आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल हमें करना चाहिए। देखो, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की क्या होना चाहिए? जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है ना, ठीक,
किसकी, जो मिट्टियां हैं, जो पृथ्वी की देह को सजाया गया उसकी जांच करनी चाहिए। आई होप आपको ये भी समझ में जरूर आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। तब अब मुझे इतना तो करने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि मैंने कर दिखाया, मेरा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, आ जाइए पद्यांश में। पहली बात तो इसको मत कीजिए, अगर आपको आ रहा है थोड़ा बहुत तो ठीक करिए, अगर नहीं आ रहा है भाई अथवा भी करके तो दिया है, कुछ नाम है तो देखो यहाँ पर है अथवा, लज्जाशील, यहाँ पर लज्जाशील पथिक। ये अब लज्जाशील पथिक या कृष्ण या राधा अगर किस नाम से या पवन नाम से आ रहा है तो समझ जाइएगा कि वह पवन दूतिता पाठ से लिया गया। किस पाठ से, पवन दूतिता पाठ से लिया गया। पवन दूतिका होता है, दूतिका, ठीक है, दूतिका नहीं, तो पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। और उसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। ठीक है, अब चलो करके देखते हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, मतलब लज्जाशील पथिक महिला अगर तुम्हें कहीं भी दिखे, ठीक है, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, उनके पास जाके उस सुंदरी को कोई भी कष्ट मत होने देना, इस टाइप का किया गया है। जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति को ना, अगर वह क्या हो गई, थक गई हो तो उसको अपने गोद में लेना, होठों की और कमल मुख की क्लांताएं मिटाना, उसकी दुख को जो है क्या है एक प्रकार से मिटा देना। ठीक है ना, ये राधा कह रही हैं। चलो देखते हैं, उपयुक्त तो पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश है, पद्यांश है जब भी इस टाइप का आता है तो पद्यांश होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी या पवन दूतिता शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। लिख देना, ये पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर नहीं कट होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, कर देना, कर दे हुए कोई दिक्कत कि राधा कहती है पवन यदि कोई महिला थोड़ी सी भी तुम्हें थकी हुई दिखे, देखो जो थोड़ी सी श्रमिक है, यदि थोड़ी भी वो थकी हुई हो तो वह हो गोद ले श्रांति खोना, और तुम अपने गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना, उसकी थकान को श्रांति खोना, उसकी जो थकान है उसको मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, यानी उसके होठों एवं मुख रूपी कमल को क्या होना, मुख रूपी कमल की समस्त मालिन्यताओं को मिटा देना, समस्त दुखों को जो उसके चेहरे पे दुखी है उसको मिटा देना, उसको खत्म कर देना। ये राधा जी पवन से गा रही हैं, क्लियर। ये है राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहते हैं। अब देखो राधा लज्जाशील, अब लज्जाशील इसमें खोजेंगे क्योंकि लज्जाशील एक कॉमन है। चलो लज्जाशील मिल जाओ, लज्जाशील यहाँ पर देखो, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना तू न, मतलब लज्जाशील महिला अगर तुम्हें कहीं दिखती है तो उसके विकृत, उसके दुखों को ना दूर करना। कोई सुंदरी या कोई महिला दिखती है तो उसके दुख को मिटा देना, है ना, इस प्रकार से है। और होठों की और कमल मुख में अलंकार है, आपको मैंने रूपक अलंकार बताया था, थोड़ा थोड़ा याद करिए। जलद और कृषक ललना का अधिकार, जलद जो पुष्प के समान होते हैं ना उसको कहा जाता है ना, और कृषक ललना। देखो नेक्स्ट है, आपको कर ले जाओगे यहाँ से 10 नंबर, आपका एक भी नंबर नहीं कम होना चाहिए आपकी बार। देखो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख करो। चलो जी, मैं बता दिया हूँ कैसे, चाहे आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या APJ अब्दुल या वासुदेव सरल अग्रवाल, आपको लिखना है बस, चाहे जिसका लिखो, एक को ही लिखना, 2 मत लिख देना नहीं तो नंबर कट जाएगा भाई। और इसमें भी एक करना है। देखो आ गया बहादुर अथवा पंचलाइट, तो आपको बहादुर का लिख देना। बहादुर बहुत आसान है, बहादुर एक लड़का था, नेपाल का था, मैं वैसे सुना दे रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। बहादुर एक क्या था, एक लड़का नेपाल का था और वो 12-13 साल में ही अपना घर छोड़ के चला जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी माँ उसको बहुत डांटती है, बहुत सुनाती है, तो वो चला जाता है। फिर वो बहादुर जो है एक नौकर का काम करने लगता है, यानी घर का काम करने लगता है सारा, है ना, किसी के मालिक के यहाँ। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही लिखो, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद लिखना कि काफ़ी दिन काम करने, उस स्टार्टिंग में क्या है, मतलब शुरुआत में उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे उसे कष्ट दिया जाता है और उसे डांटा जाता है, फिर बाद में उसे गालियाँ दी जाती हैं और उसको झूठ मूठ में पैसों की चोरी के लिए उसे फंसाया जाता है। किसे, बहादुर को क्या हो जाता है, फंसाया जाता है
तो बहादुर को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। फिर बहादुर जो है घर छोड़ के, क्या है, जो नौकर का काम करता था, जिस मालिक के यहाँ रहता था, उस मालिक का घर छोड़ के बहादुर एक दिन भाग जाता है। तो मालिक के घर वाले उसे खोजते हैं, किसे, बहादुर को खोजते हैं। ठीक है, तो बहादुर को खोजते हैं, तो बहादुर क्या है, नहीं मिलता है उसे। फिर बाद में सभी को आराम मिल जाता है, तो बहुत काम करने में उनको कष्ट होता है और उनको अफसोस होता है कि बहादुर को हम सब फालतू में ही कष्ट देते थे, अगर वो आ जाएगा तो उसे कष्ट नहीं देंगे। तो कहा जाता है ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। क्या, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है, जब काम खत्म हो गया तो। ठीक है ना, ये चीज जैसे मैं बताया हूं ना, सेम ऐसे लिख देना, सेम टू सेम लिख देना। एक बार जाके मैं बताया हूँ बहादुर, कहानी का सारांश भाई अतुल स्टडी सेंटर डालोगे मिल जाएगा। ऐसे सेम बताया, जो बताया ना वही करके आ जाना। फिर से एक बार बता दूं क्या, एक बार और सुन लो। देखो, जो बहादुर है, बहादुर एक बहुत गरीब परिवार का लड़का था, जो नेपाल का था। ठीक है, वह 12-13 साल में ही अपनी माँ की डांट सुन के घर को छोड़कर चला जाता है। घर को छोड़कर जाने पर वह एक मालिक के यहाँ काम करने लगता है, नौकर का। ठीक है, किसका काम करने लगता है, नौकर का काम करने लगता है। शुरुआत में उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है, लेकिन बाद में उसको धीरे धीरे डांटा जाता है, उसको परेशान किया जाता है और उसको गालियाँ दी जाती है। और यहाँ तक कि उसको एक बार चोरी का गलत में, जो कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, गलत में उसे फंसाया जाता है ना। फिर उसे बाद में मारा पीटा जाने लगता है, बहुत अभद्र व्यवहार किया जाने लगता है बहादुर के साथ। बहादुर घर छोड़ के मालिक का चला जाता है। फिर मालिक के घर वाले बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि बहादुर एक अच्छा लड़का था और उसे फालतू में हम लोग मारते थे। तो कहा जाता है ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब समय बीत जाता है तब कोई पछताने से फायदा नहीं मिलता है। लेकिन बहादुर एक ईमानदार, बुद्धिमान और अच्छा लड़का था। बस सेम ऐसे लिख देना, है ना। आगे देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है। अब क्या है, श्रवण कुमार है या रश्मिरथी है, या आगे देख लीजिए, या आपका त्यागपति है, मुझे नहीं पता, जो भी रहेगा लिख के आना भाई। यहाँ से 5 नंबर आपका कंफर्म हो गया। अब आ जाइए इधर संस्कृत में, यानी खंड खा में आ जाइए। किसमें, खंड खा में। खंड खा क्या कह रहा है, महामाना। अब देखो, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, एक मिनट, एकदम ऊपर चलो, यहाँ पर है ये चीज जो है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ से आपका 7 नंबर मिलेगा। इसका संदर्भ लिखना है, तो अगर संदर्भ आपको नहीं पता कि किस पार्ट से लिया गया है तो छोड़ो संदर्भ का काम। लेकिन एक बात सुन लो मेरा, क्या, देखो, अगर संदर्भ आप नहीं लिखते हो ना, कोई बात नहीं, लेकिन जो लिखा है ना, महामना विद्वान वक्ता, जो महामना विद्वान वक्ता है, धार्मिक नेता है, पटु पत्रकार पत्रकारिता करते हैं या पत्रकार हैं, पत्रकार। ठीक है, इस प्रकार से जो आपको समझ में आ रहा है, इस संस्कृत से जो आपको समझ में आ रहा है हिंदी निकालने पर, उसको सेम जाके वहां पे छाप देना, लिख देना, उतार देना, जो भी ये सब कर देना भाई। ठीक है, यहाँ से आपका जो है, अगर 5 नंबर का है तो 5 में 4 नंबर कंफर्म है, कोई काट नहीं सकता। क्या, कोई काट नहीं सकता। सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होना चाहिए यार, बहुत आसान तरीके से, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है, इसको भी कर लेना। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग क्या होता है, जैसे दर्शाया जाता है कि वो ऐसा ऐसा किया। मैं अभी समझाता हूँ आपको। जैसे तलवार की धार देना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। देखो मैं एक बता दे रहा हूँ, दाल में काला होना, दाल में काला होना यानी गड़बड़ होना। क्या होना, गड़बड़ होना। क्या होना भैया, गड़बड़ होना। जैसे राम ने श्याम के साथ
कुछ न कुछ तो गड़बड़ किया है जो राम श्याम से नहीं बोला। जैसे राम श्याम एक दोस्त थे, है ना, सपोज दैट, मान सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हो। जैसे राम श्याम एक दोस्त थे और एकाएक आप देख रहे हो वो दोनों तो भाई झगड़ा कर, मतलब बोल ही नहीं रहे हैं, तो आप जरूर कहोगे भाई कुछ तो कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो है। ठीक है, चलो, तो और ये वाक्य प्रयोग हो गया, लिख दीजिए वाक्य प्रयोग में कि राम और श्याम एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में एक दूसरे से अलग हो गए। तो मोहन ने देखकर कहा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। ऐसे भी लिख सकते हो, या राम को मैंने रात में वहां पर देखा, कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये है। देखो, तथापि का संधि विच्छेद, तथापि का संधि विच्छेद क्या होता है? तथा धन अपि होता है। क्या होता है? तथा धन अपि होता है। देख लो, ठीक है, क्या होता है? तथा धन अपि होता है। देखो अगला है परमेश्वर। क्या है? परमेश्वर का संधि विच्छेद। क्या परधनेश्वर है? नहीं। चलो आगे देखते हैं, तब क्या है। देखो 1 मिनट दे दीजिएगा। क्या है फिर? परम धन ऐश्वर है, या परम धन ईश्वर है, या परे धर्मेश्वर है। तो क्या है भैया? परम धन ईश्वर है। क्या है? परम धन ईश्वर है। ठीक है, अगला है गायक। गायक का संधि विच्छेद क्या है? ग धन आयक है, या ग धन यक है, या गय धन अक है, या गाय धन क है। तो गाय का गए धन अकह होगा, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी सही है, गए धन अकह है। क्या है? गए धन अकह, गायकह। ठीक है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन। आत्मनः में विभक्त और वचन है, ध्यान दीजिएगा, आत्मनः में विभक्त और वचन है। आपको बताना है कौन सी विभक्त और कौन सा वचन। देखो इसमें कहा रहा है कि वचन और विभक्ति बताना है। ठीक है जी, तो देखते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन, या सप्तमी विभक्ति एक वचन, या पंचमी विभक्ति बहुवचन, या पंचमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। षष्ठी विभक्ति क्यों होगा, सब कुछ मैं बताया हूँ, वीडियो देखिएगा पूरा वाला, है ना। षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। अगला है नामनान में विभक्ति और वचन है। नामनान में क्या विभक्ति और वचन है। कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है? तो कौन सी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है। क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है। क्या? नहीं, ये नहीं। क्या ये है? नहीं, ये भी नहीं। क्या ये है षष्ठी विभक्ति बहुवचन? जी हाँ, ये है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। वसन, व्यसन, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, सबका लिखना है आपको। तो वसन और व्यसन, वसन को क्या कहते हैं? देखो निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करो। देखो वसन, वसन मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र, और जो व्यसन होता है, व्यसन, व्यसन को हम बोलते हैं आदत। क्या बोलते हैं? वस्त्र और आदत। ठीक है, समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत? एक का ही करना था। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि 1 नंबर तो एक करना है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या नेक्स्ट पेज में? यहीं से पेज हटा लेता हूँ क्या यार, हिंदी का आदत पड़ गया है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखिए, यहाँ पर है। हाँ यार, इसमें तो मिलाना था, ये सी वाला सही है, पहले का सी सही है। देख लो भाई, मैं तो सोचा लिखना था, है ना। मुझे लगा कि लिखना है इसको, लेकिन लिखना उखना नहीं है, इसका टिक मारना था यार, मार दिया मैंने। क्या? वस्त्र और आदत होता है। चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आगे अम्बुज अम्बुद, अम्बुज अम्बुद, ध्यान दीजिएगा, अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज किसे कहते हैं हम? जल को। और अम्बुद किसे कहते हैं? कमल को। तो ये हो गया जल और कमल, ये हो गया बी वाला सही। अम्बुज हम बोलते हैं जल को, और अम्बुद बोलते हैं कमल को। तो जल और कमल, अम्बुज जल, अम्बुद कमल, जल और कमल। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। किसी एक का, तो मैं अंबर का ही बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे है, और आप सबको बताना है भाई, बहुत बार सिखाया हूँ, अब लास्ट समय चल रहा है ना। तो देखो अंबर, अंबर का बताइएगा। अंबर को हम क्या बोलते हैं? अनंत, अनंत बोलते हैं, आकाश बोलते हैं, नभ बोलते हैं। ठीक है, इतना कर लेना। चलो
निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। किसी भी एक शब्द का क्या करना है, चयन करके लिखना है। चयन करके क्या लिखना है, एक शब्द का। जैसे जो आंखों के सामने हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो आंखों के सामने हो यानी सामने दिख रहा हो, यानी प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिख रहा है, तो जो आंखों के सामने हो, तो ये कौन सा सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, जानने की इच्छा रखने वाला, बताइएगा। जानने की इच्छा रखने वाला मतलब जिज्ञासु। अब जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होगा वो ज्ञानी हो जाएगा, तो जानकार नहीं कह सकते, बुद्धिमान भी नहीं कह सकते। जानने की जो इच्छा रखता है वो जिज्ञासु होता है। वो क्या होता है, जिज्ञासु होता है ना। समझ आई इतनी बात, कोई दिक्कत। और आ गए हैं आप आखिरी पेज में, और लास्ट का आ गया है आपके सामने, देखो। निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, बैठे हैं लिखा है यार। अब देखो अभी मैंने पढ़ा क्या, ध्यान ध्यान से आप पीछे करके ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ऐसे बोला, तो लेकिन इसमें है लिखा है, कुछ नहीं आपको करना है, लिख देना यहाँ पर तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, लिख दो। जैसे इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इस सरोवर में क्या है, अनेकों नहीं अनेक कमल खिले हैं। अब देखो आपको लिख के आना है, कुछ भी करके आगे पीछे करके लिख के आना है बस, है ना, हो जाएगा। एक ही करना, एक एक दो आगे करना था तो दोनों कर दिया मैंने। अब दो आप बताइए प्लीज। देखो आगे वीर रस या हास रस, दोनों में से एक को करना है। श्लेष उत्प्रेक्षा अलंकार है, बता रखा हूं। दोहा सोरठा, देखो बैंक में खाता, जो कि मैं प्रार्थना पत्र बता चुका हूँ। प्रार्थना पत्र का वीडियो आने वाला है, देख लो, या पढ़ चुका है मुझे नहीं, मैं नहीं बता सकता कौन वीडियो पहले पड़ेगा। जो अपलोड पहले हो गया वही पड़ जाएगा भाई, क्योंकि अब टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं बचा। चलो जी, आपको निबंध लिखना है, आपसे रिक्वेस्ट है, 9 नंबर का है, कह रहा है किसी एक पर अपनी भाषा शैली से निबंध लिखो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर 9 नंबर का है तो आप किसी पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर 9 नंबर में तो 7 हेडिंग लिखना, 7 से 8 हेडिंग, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी चेक करने का उसे पैसा मिलता है, तो आपको 7 से 8 हेडिंग लिखने हैं। कितने, 7 से 8, हाँ जी, गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 7 से 8 हेडिंग लिखोगे, और उसके अंदर कम लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेडिंग आपको 7 से 8 करना है। आई होप आपको समझ जरूर आएगा इस वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।